खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा। मैडम, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप इतना स्मूथली कैसे डील कर रहे हैं कांग्रेस संगठन को? आपके आने से पहले कई तरह के सवाल होते थे, कई तरह की चर्चाएं होती थी, कैसे आपने डील किया इन सब चीजों को? हमारा संगठन हमेशा से यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मजबूत रहा है, ज़मीन से लेकर ऊपर तक। ये मुझे बहुत ही अच्छा और ख़ास बात यहाँ की लगी कि हर स्तर पर, चाहे नीचे ब्लॉक है या ज़िला है या प्रदेश है, संगठन को बहुत अच्छे ढंग से बनाकर, महिलाओं को जगह देकर, सभी वर्गों को जगह देकर बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया। तो स्मूथ रनिंग तो हमेशा से थी। मेरा आना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि सबका सहयोग मुझे मिला है और सबने मिलकर काम किया है। और मुझसे पहले भी जब प्रभारी पूनिया जी थे तब भी सबने मिलकर काम किया था और पिछली बार चुनाव जीते थे हम। और जो एक लीडरशिप का आपस में तालमेल रहा और अब भी सबका सहयोग है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। संगठन है, सरकार है, तो स्मूथनेस तो आएगी ही। पूनिया जी थे तो 2018 में कांग्रेस जीती थी, 15 सालों बाद छत्तीसगढ़ में। विपक्ष से सरकार में आना एक चुनौती तो होती है, लेकिन सरकार से दोबारा सरकार में जाना, दोबारा सरकार बनाना एक बड़ी चुनौती होती है। कैसे देखती हैं आप इसे? चुनौती भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है, मौका है और बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि लोगों ने जो विश्वास जताया है और काम कांग्रेस पार्टी ने, हमारी सरकार ने करके दिखाया है, तो ये विश्वास जगाता है लोगों में भी और हमारी पार्टी में भी, हमारे संगठन में भी। लोगों के साथ जुड़े रहे और लोगों को हमने अपने साथ जोड़े रखा अपने काम के माध्यम से। जब हर एक वर्ग की तरफ आप ध्यान दें, चाहे वो कमेरा वर्ग है, काम करने वाले हैं, हमारे मजदूर हैं, खेती करने वाले हैं, उनको न्याय योजना से जोड़ा। जैसा राहुल जी ने कहा, हमारा किसान है जो ऋण के नीचे दब रहा था, उसकी कर्जा माफ़ी की बात कही राहुल जी ने, वो हमने डिलीवर किया। और उसके बाद उस पर एक ऐसी वो फाउंडेशन हमें मिल गई जिस पर हम उस नींव पर हम बढ़ाते गए और छत्तीसगढ़ की एक अच्छी सुंदर इमारत, छत्तीसगढ़िया लोगों की और यहाँ की संस्कृति की जो एक इमारत बनाई है, तो वो आगे लेकर जाएगी। तो यहाँ बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है। अब बस्तर से सरगुजा तक आपने दौरा किया हुआ है, कैसा रिस्पांस है कार्यकर्ताओं में? कार्यकर्ताओं में जो मैंने देखा, काम करने की इच्छा, पहले भी काम किया और अब सरकार में जब उन्होंने देखा कि जो वायदे हुए वो हमने पूरे करके लोगों तक लेकर गए, तो हमारे कार्यकर्ताओं में एक आत्मविश्वास है आगे पार्टी के लिए काम करने का। और देखिए, कार्यकर्ता क्या चाहता है? पहचान चाहता है। तो हमने कार्यकर्ताओं को पहचान दी है और आने वाले समय में हम और पहचान देंगे अपने कार्यकर्ताओं को, उनको भी विश्वास है। लीडरशिप को लेकर सवाल उठते थे, कलेक्टिव लीडरशिप के साथ आप लोग लास्ट टाइम इलेक्शन में गए थे, इस बार भी कुछ क्या प्लानिंग आप लोगों की? इस बार भी दोनों चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कलेक्टिव लीडरशिप पिछली बार भी थी, अब भी थी। उसका मायने ये है कि सभी लोग जो हमारे नेता हैं, और हमें बहुत फ़ख्र होता है अपने नेताओं पर, क्योंकि उनका जो प्रभाव भी है, उनका अनुभव है, उनका इतिहास है, छत्तीसगढ़ के प्रति काम किया है, पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ाव के साथ काम कर रहे हैं। तो अभी भी हमारे ये सभी नेता मिलकर ये चुनाव में हम जा रहे हैं और एक बार फिर सब मिलकर काम करेंगे। जैसे पहले काम किया उसी तरह से अब फिर करेंगे। साल 2003 में छत्तीसगढ़ में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ, राज्य अलग होने के बाद 2023 का चुनाव होना है। 2003 में कांग्रेस पार्टी ने 16 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे थे, इस बार 22 एमएलए के टिकट काटे गए। कितनी बड़ी चुनौती थी उनका टिकट काटना? बदलाव तो आता है और सबसे हमने विचार विमर्श करके नीचे ज़मीन से लेकर, क्योंकि ब्लॉक से भी नाम आए, फिर छंटनी हुई, फिर ज़िला से नाम आए, छंटनी हुई, फिर प्रदेश में छंटनी हुई, फिर हमारे सर्वेज हुए, एक नहीं तो कई स्तर, कई लेयर्स इस बात के चले
और आखिर में बैठकर सबकी सहमति से फैसले हुए हैं और उसमें कुछ बदलाव हैं, कुछ नया पुराना सब कुछ है। तो इस तरह से हम चुनाव में जा रहे हैं। और बदलाव तो देखिए होता है, कुछ ना कुछ बदलाव होता है, पहले भी हुआ करता था। अब क्योंकि मीडिया हाइप ज़्यादा होने लगा है इन चीज़ों का, तो लोगों में इस तरह की बात। पर पार्टी में हमेशा मुझे याद है जब हम छोटे थे तब से भी ये हमेशा होता था कि हर चुनाव में कुछ ना कुछ बदलाव तो आता था, तभी नए लोग भी आते हैं। लेकिन कुछ लोग नाराज भी हैं, कैसे मैनेज करेंगे? आप लोग सरकार में है, इलेक्शन पे जाना है, दोबारा जीतने की उम्मीद, आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं, नाराज़गी तो मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा है, 2-4 जगह हो सकती है, पर क्योंकि सबका काम भी देखा गया और लोगों की राय भी ली गई, तो जो ज़मीन से जुड़ा होता है उसको मालूम होता है कि ज़मीन पर उसका क्या है और पार्टी कुछ फैसला ले सकती है। तो आपस में क्योंकि परिवार में ही हैं, उन्हें भी मौका मिला, पहले किसी और को मिला, उनको मिला, और जिनको पहले नहीं डिनाई हुआ उनको फिर से मौका मिला। तो ये तो एक बात है जो पार्टी में चलती है और किसी को हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। फिर मौके आते हैं और पार्टी में, सरकार में बहुत मौके होते हैं। अब जब राजनीति में आए तो इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। आपने कहा था कि हर लोकसभा से 2 महिला को विधानसभा में उतारा जाएगा, सेटिस्फाई है आप आंकड़ों से? देखिए, उतना नहीं हम कर पाए कि हर लोकसभा में हम दे पाए। वो इच्छा थी, मैंने कहा कि कोशिश में शुरू में ही कहा था कि हमारा प्रयास होगा। अब कहीं हम नहीं दे पाए, कहीं हम ज्यादा दे पाए, तो थोड़ा, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि जो औसत समझा था उसमें काफी अच्छा हम निकाल पाए हैं। 18 महिलाओं को 20% के करीब, जो मुझे नहीं लगता कहीं और हुआ है। नहीं, बिल्कुल पहले भी इसकी नींव छत्तीसगढ़ में ही रखी गई। अभी भी वर्तमान में जो हमारी विधानसभा है, इसमें भी देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस की हमारी विधायक रही हैं, 15 विधायक हैं देश में, और कहीं ऐसा नहीं था। तो नींव तो यहाँ के लोगों ने ही रखी है और इसको आगे बढ़ाया है। 18 महिलाओं को इस बार पार्टी ने मौका दिया। बेनिफिट मिलेगा, महिलाओं का साथ मिलेगा आप लोगों को? दोनों तरह की बात है। ये सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि महिलाओं का साथ हमने लेना है, महिलाओं का साथ तो लेना ही है और महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किया है। और जो आम महिलाएं हैं हमारी, उनके लिए काम हम आगे भी करेंगे और बहुत कुछ उनके लिए हमें करना। लेकिन साथ साथ महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत है। जब आधी आबादी है तो महिलाओं को मौका मिले। ये तो लोग केवल भारतीय जनता पार्टी बात करती है और फिर वही जुमलेबाजी की हमने स्पेशल सेशन बुलाया। क्या ज़रूरत थी स्पेशल सेशन बुलाने की, और आपने दिया क्या? आप तो सिर्फ 5 राज्यों को देखकर दिखावा कर रहे थे। और अब कभी सेंसस की बात करते हैं, कभी आगे की बात करते हैं, कब जाकर क्या मिलेगा। तो ये इनका तो दिखावा है। और यहाँ पर महिलाएं हमारी सक्षम हैं छत्तीसगढ़ में, और मुझे विश्वास है कि इस तरह के मौके मिलेंगे। सरपंची है, जनपद है, ज़िला परिषद है, कॉरपोरेटर हैं, तो हर जगह हमारी महिलाएं आगे आती हैं। यहाँ पर हैं महिला जो काबिल हैं, तो उन्हें मौका मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि और आगे बढ़ेंगी हमारी महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में भी। बीजेपी कह रही है कि महिलाएं नाराज है कांग्रेस पार्टी से। शराबबंदी का उदाहरण वो देती है कि आप लोगों ने 2018 में वादा किया शराबबंदी करेंगे, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के साथ दिया, शराबबंदी आप लोगों ने अब तक नहीं किया, तो महिलाएं नाराज हैं आप लोगों से। ये केवल महिलाओं की बात नहीं है, शराबबंदी की बात है। तो एक ये समाज में एक बात आई थी तो हमने ये वायदा किया था, ये सच्चाई है। लेकिन बाद में जब हमने लोगों के बीच में जाकर लागू करने की बात की, तो ऐसा लगा कि यहाँ अभी छत्तीसगढ़ में लोग तैयार नहीं हैं। ये फीडबैक मिला, हमें इनपुट मिला। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास होगा कि हम देखें कि कौन सा समय उचित होगा। तो उस समय ये हम इस पर फैसला जब भी हो ले सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें नहीं लगा, इसलिए हम लागू नहीं कर पाए। और इसमें कोई छिपाने की भी बात नहीं है, ना हम इसका कोई बहाना बनाते हैं। तो सच्चाई है वो सच्चाई है। लेकिन इसके अलावा हमने महिलाओं के लिए भी और लोगों के लिए भी यहाँ पर कार्य करके दिखाया है। मुख्यमंत्री शराबबंदी से एक कदम आगे कह रहे हैं कि नशाबंदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नशाबंदी आज के दिन पूरे देश में एक बहुत बड़ा
प्रकोप है, जो ये नशा है, तो नशाबंदी पूरे देश के लिए, चाहे वो किसी तरह का नशा करते हों, सिंथेटिक पदार्थ हैं, हमारी नस्ल खराब हो रही है, भविष्य की पीढ़ी खराब हो रही है। तो इस ओर विशेष ध्यान देना है केंद्र को भी, राज्य को भी। लेकिन इसमें पूरा ध्यान इसलिए देना है क्योंकि स्मगलिंग भी होती है, हमारे बॉर्डर्स भी हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर ये जब बाहर से होता है तो केंद्र सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना होगा। आपने देखा कि जब गुजरात में भी इतना बड़ा ड्रग्स का पकड़ा गया, लेकिन आज तक ये नहीं मालूम पड़ा कि वो क्या हुआ, कहाँ गया। तो केंद्र सरकार को इसकी ओर ज़्यादा गंभीर होना पड़ेगा। और जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज देश के, आप घर घर में जाइए, पूछिए माँ बाप को चिंता किस बात की है। जहाँ एक और बच्चों के रोज़गार की बात होती है, जिसमें केंद्र सरकार टोटली फेल हुई है। हर साल कहा था 2 करोड़ देंगे हम रोज़गार, वो भूल भाल गए, 15 लाख भूल भाल गए जेब में भेजना। लेकिन ये जो एक बहुत गंभीर मुद्दा है, इसकी ओर हमें केंद्र सरकार की तरफ से कुछ इतनी गंभीरता नज़र नहीं आ रही। अच्छा, आपने 15 लाख का जिक्र किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया आए हुए थे रायपुर। उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आप लोगों ने 15 लाख देने का वादा किया था, तो उन्होंने एक अच्छी थ्योरी बताई कि आपके घर में शौचालय बन गया, आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल गया, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आपको मिला, कृषक सम्मान निधि का पैसा मिला। तो ये सारे पैसे आप माइनस कर दीजिए 15 लाख से। फिर जुमलेबाजी इसको कैसे देखते हैं कि इस तरह से जुमलेबाजी? देखो, उनकी बात में क्या कहूँ, उनको तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अब कुछ ना कुछ बहाना लाएंगे। सच्चाई तो ये है कि जब खुद गृह मंत्री कह चुके कि ये चुनावी जुमलेबाजी थी, तो अब इनको तो कुछ ना कुछ अपनी, अब मीडिया में आप पूछे तो जवाब कुछ देना होगा, तो तैयार करके जवाब देते हैं। लेकिन असलियत सब जानते हैं कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, 15 लाख सबकी जेब में, काला धन खत्म करना, तरह तरह की बातें, नोटबंदी, सारी बातें खोखली साबित हुई हैं। कांग्रेस की बड़ी नेत्री छत्तीसगढ़ की प्रभारी है, उनसे लगातार बातचीत का दौर जारी है। मैडम, ब्रेक से जाने से पहले जुमलेबाजी का जिक्र आपने किया कि बीजेपी जुमलेबाजी करती है। देश के गृह मंत्री ने स्वीकार किया कि चुनावी जुमला था। फिर कई तरह की बातें निकल के आ रही है चुनाव में। बीजेपी के बड़े नेता आते हैं, वो कहते हैं कि 2047 में छत्तीसगढ़ एनीमिया फ्री हो जाएगा, एनीमिया से किसी की मौत नहीं होगी। फिर वही बात आ जाती है, जुमलेबाजी, सपने दिखाना, सच्चाई कभी सामने नहीं लाना, असली मुद्दों से ध्यान हटाना। क्यों नहीं ये बात करते आज के दिन महंगाई की? क्यों नहीं ये बात करते जो पिछले 15 साल में इनके घोटाले हुए थे उनकी? क्यों नहीं बात करते ये जिस तरह से यहाँ पर उल्टा टांगने की बात करते हैं और सच्चाई सामने नहीं आने देते? सारी बातों, असली मुद्दों पर क्यों नहीं आते हैं ये? क्यों ये ध्यान भटकाते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी और बात पर? असली मुद्दों पर आए, छत्तीसगढ़ के लोगों की बात कहें। अगर छत्तीसगढ़ में आकर आप बयानबाजी कुछ करते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए ठोस क्या किया गया है, क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में करें, या केवल उल्टा लटकाने के लिए यहाँ आपको सरकार बनानी है? तो यहाँ के लोगों में जो आज के दिन, चाहे हम बस्तर की और वहाँ की स्थिति की बात करें, क्या हाल था भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में, और आज के दिन वहाँ शांति है, जो एक्सट्रीमिज्म बहुत कम बहुत ही कम हुआ है, क्योंकि वहाँ हमने विकास किया है, सड़कें गई हैं, लोगों को रोज़गार मिला है, महिला समूह काम कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं। तो इतना कुछ वहाँ पर हुआ और हो रहा है और होगा। तो अब ये इनकी बौखलाहट है जो इनसे कुछ कुछ कहलाती है। यहाँ काम की बात वो कभी नहीं करते। आपने ध्यान किया होगा कि आज तक कुछ ये बता नहीं पाए हैं कि ये क्या करेंगे, क्या कुछ इन्होंने किया, क्योंकि 15 साल तो धुल गए ना इनके, जो लोगों ने जिस तरह से इनको नकारा। और आगे अब केवल हमें बुरा कहने के बुरा बोलते हैं, अपनी बात तो ये कुछ बता नहीं पाते। आपने नक्सलवाद की बात कही, मैं बस्तर गया हुआ था। बस्तर के लोग कह रहे हैं कि 2003 का चुनाव और 2023 के चुनाव में बस्तर में एक बेसिक डिफरेंस आया है कि इस चुनाव में नक्सलवाद का मुद्दा नहीं है। और ठीक इसके उलट अमित शाह, देश के गृह मंत्री, कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी छत्तीसगढ़ में, नक्सलवाद हम समाप्त कर देंगे। तो आप देख लीजिए कि वो लोगों से, लोगों की इच्छाओं से और ज़मीनी हकीकत से कितना दूर है, कितना दूर जा चुके हैं। यहाँ जब लोगों की सुख, चैन, शांति है तो क्या उन्हें पसंद नहीं है?
उन्हें वहाँ बस्तर के विकास की बात करनी चाहिए। आप तो वहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं, बढ़ाने की बात तो अलग है, दूर की बात है। आप तो बेचने की बात करते हैं, आप एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, नक्सलवाद की बात करते हैं। लोग ये बातें नहीं सुनना चाहते, लोग अपने विकास की बात सुनना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि वहाँ के युवाओं को दिशा जो कांग्रेस पार्टी दे रही है उस दिशा में आगे लेकर जाएं, ना कि नक्सलवाद की और आप मोड़ने की उनकी बात करें। तो ये एक बात है कि सच्चाई से ये दूर हैं और सच्चाई से मुंह छिपाते हैं और विकास की बात नहीं करते, क्योंकि विकास हमने करके दिखाया है। उल्टा लटकाने का जिक्र भी आपने किया। राजनीति में उल्टा लटका के सीधा कर देना क्या चुनाव में केवल इस्तेमाल किया जाएगा? वास्तविकता में ऐसा कुछ होता है? आप मंत्री रह चुके हैं केंद्र में। हमने केवल विकास की बात की। मुझे याद है जब यूपीए सरकार थी तब यहाँ, हालांकि कांग्रेस की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन हमने बिना भेदभाव के यहाँ काम किया। मैं खुद आई थी, चाहे यहाँ था, चाहे मध्य प्रदेश था, इवन गुजरात था। हमने हर जगह पैसा दिया, काम हुआ और सब राज्यों ने देखा भी, वो काम होते देखा। लेकिन आज के दिन आप बता दीजिए, अब अगर हम धान की खरीद की भी बात करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी उसका श्रेय लेना चाहते हैं कि ये तो हम पैसे दे रहे हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये केंद्र दे रहा है। और केंद्र क्या दे रहा है? प्रियंका जी ने सच पूछा कि आप बताइए, अगर आप दे रहे हैं तो आप यूपी में, गुजरात में क्यों नहीं दे पा रहे? वहां पर 1100 रुपया क्यों है धान की खरीद और यहाँ पर 2640 कैसे है? तो इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता है। आप इस लोगों की बात करें, और उससे जैसा मैंने कहा, अब असलियत से वो छिपाना। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने इस चुनावी समर में ऐलान किया कि पिछली बार की तरह कर्जा माफ कर दिया जाएगा। कैसा रिस्पांस? आप उस सभा में मौजूद थी जब मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया? जी बिल्कुल, पार्टी ने इस पर विचार करके, क्योंकि आपको याद दिलाऊंगी कि पिछली बार भी जब हम विपक्ष में थे, राहुल जी ने ये वायदा किया था। राहुल जी के वायदे के बाद इसको हमने 24 घंटे के अंदर लागू किया। लोगों को न्याय की बात की, इन चीज़ों को हमने लागू किया, तो लोग हम पर विश्वास करते हैं। आज के दिन भी हमारे किसानों को बहुत कुछ किया है, बहुत आगे हम करते रहेंगे, लेकिन अभी फिर लोगों की मांग थी तो कांग्रेस पार्टी ने जैसे पहले कहा वायदा पूरा किया, तो वही राहुल जी की बात को और खड़गे जी की बात को मुहर लगाते हुए आज हमने ये अनाउंस किया है, ये घोषणा की है। और कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। पिछली बार किया, इस बार भी करेंगे। लोग हम पर भरोसा करते हैं, हम छत्तीसगढ़ के लोगों पर भरोसा करते हैं। बीजेपी कह रही है कि अब वादे करने से कुछ नहीं होगा, जनता असलियत जान चुकी है। डॉक्टर रमन सिंह का ट्वीट आता है, अरुण साव का ट्वीट आता है, इस तरह की कमेंट उस क्यों घबराते हैं? ये इनको मौका मिला, इन्होंने क्यों नहीं किया? इन्होंने तो बोनस तक नहीं दिया था आखिर में, तो इन पर विश्वास कौन करेगा? हम पर विश्वास करेंगे क्योंकि हमने किया पिछली बार। अगर कहा तो किया, आज हम कह रहे हैं तो हम करेंगे। सरकार आने के बाद ये होगा। धर्म के नाम पे राजनीति देश के विकास के लिए कैसे देखते हैं? आप केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, फिर से मैं दोहराऊंगा। धर्म के नाम पर लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटकाना, ये है असली बात भारतीय जनता पार्टी की। कोई मुद्दों पर क्यों नहीं आते आप? जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन पर क्यों नहीं आते? आप महिलाओं के लिए क्यों नहीं आते? आप युवाओं के रोजगार की बात 2 करोड़ की मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन मजबूर हूँ, याद दिलाना पड़ता है, ये असलियत है। रोजगार की आप बात नहीं करते। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप किसी गृहिणी से पूछिए या किसी मिडिल क्लास से पूछिए, बच्चों की पढ़ाई, लोगों की सैलरी कहाँ तक उनको लेकर जाती है। ठीक है, सूट बूट पहनना पड़ता है, शहर में है, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो उनकी इनकम है, फिक्स्ड इनकम है, उसमें वो कितना आगे बढ़ पा रहे हैं। मिडिल क्लास का क्या इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में जो बैठी है, महंगाई को देखते हुए आपने क्या करके दिखाया है? यहाँ पर हमने बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ किया, तो उससे हमने काम करके दिखाया। लेकिन केंद्र सरकार का इन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं है। बीरनपुर में घटना घटी थी, वहां पे ईश्वर साहू मृतक के पिता है, बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। फिर वही बात है। आप इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं।
क्या वो सही मायने में वहाँ के कैंडिडेट थे? मैं इस पर नहीं जाऊंगी, किसी को भी कैंडिडेट बना सकते हैं, लेकिन एक आपकी माहौल बनाने मंशा की क्या कोशिश। है, मंशा क्या है, उसके पीछे आप राजनीति खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई उनसे आपको लगा हुआ है, आपने राजनीति खेलनी है, आप सोचते हैं कि आप फायदा उठाएंगे, लेकिन लोग जानते हैं कि आप केवल इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। पर लोगों को विकास चाहिए। हमारे वहाँ से जो उम्मीदवार हैं, मंत्री हैं, चौबे जी हैं, चौबे जी ने काम किया है और आज से नहीं, सब जानते हैं उनके काम को। वो घर घर में, लोगों के घर में बीच में बैठे हुए हैं, परिवार के बीच में बैठे हुए हैं, सबको जानते हैं, चाहे वो गरीब है चाहे वो ठीक ठाक है, सबको जानते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए विकास किया है। तो अब ये सोचते हैं कि इस तरह का कार्ड खेलने का प्रयास है, और ऐसी राजनीति, और वो भी ऐसे मौके पर और ऐसे परिवार का आप इस्तेमाल करके राजनीति खेलना चाहेंगे, तो मैं सोचती हूँ कि ना तो दिवंगत के लिए ये इज्जत की बात है, और ना राजनीति में आप लोगों को कुछ समझदारी का मौका दे। मोहला मानपुर में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हो गई। बीजेपी लगातार अटैकिंग मोड में है सरकार पे कि टारगेट किलिंग किया जा रहा है भाजपा नेताओं का। फरवरी माह का जिक्र वो करते हैं कि 6 दिन के भीतर 3 भाजपा नेताओं की हत्या कर दी गई, फिर चुनावी समर में हत्या कर दी गई, चुनाव आयोग तक बीजेपी के लोग पहुंचे, कानून व्यवस्था पे लगातार सवाल उठा रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसे काम नहीं करती, और क्यों करेगी, और क्या इससे हम इस तरह की बातों से फायदा लेंगे? हम तो फायदा अपने काम से लेंगे। जो भी हुआ है, एक क्राइम हुआ है, उस क्राइम की तह तक पहुंचना है, और जो भी मुजरिम है उसको सख्त से सख्त सजा के लिए खड़ा करना है। न्याय उसको मिलना चाहिए, परिवार को। तो इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई विक्टिम है या कोई भी है, तो अगर किसी की हत्या हुई है तो उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को। इस बात पर कार्रवाई है और कार्रवाई होएगी, लेकिन फिर मैं वही कहती हूँ, इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, ये मुद्दा कुछ और निकलेगा। कांग्रेस पार्टी ऐसे छोटी हरकतें नहीं करती। ईडी का जिक्र ना हो तो इस चुनाव में कुछ बातचीत संभव नहीं हो पाएगा। लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है, हमने आज भी देखा, कल भी देखा, लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री से लेके आप भी कई बार कह चुके हैं कि ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह है। नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। जब खुद गृह मंत्री आकर कहते हैं उल्टा लटकाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ईडी का दफ्तर खोला हुआ है, हर रोज घुस जाते हैं, कभी किसी दफ्तर में, कभी किसी के घर, कभी कुछ उठाते हैं, आज तक कुछ दिखा नहीं पाए हैं। तो ये केवल प्रेशर टैक्टिक्स हैं, और केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, और ये सोचते हैं कि हमारे नेताओं को किसी तरह से दबाएंगे या लोगों को गुमराह कर पाएंगे। ऐसा ना हो सकता है और ना होगा। हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, और हमें ये विश्वास है कि इस तरह की ओछी हरकतों का जवाब जनता देगी। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने देखा था कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो उस वक्त सीबीआई को तोता कहा जाता था। अब ईडी पे ये सवाल उठ रहे हैं कि ईडी को का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, तो केंद्रीय एजेंसियों के विश्वसनीयता पे संकट क्यों आ जाता है? अब मुझे ये बताइए, आप तुलना कर लीजिए बेशक यूपीए के समय में और अब में, कब दुरुपयोग, कितना, किसने क्या किया, आप केसेस देख लीजिए, आप सब कुछ देख लीजिए, आपको साफ पता चल जाएगा। इन्होंने जिस तरह से राजनीति के हिसाब से लोगों को दबाने का एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया है केंद्रीय एजेंसीज को, तो वो तो सामने है सब। ईडी कुछ इफेक्ट डाल पाएगी आप लोग की रणनीति पे? देखिए, इन चीज़ों से हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों के बीच में, लोगों की सेवा, लोगों की भलाई के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, और आगे भी हमारी सरकार यही काम करेगी। लोगों की भलाई का काम, अपने छत्तीसगढ़ के जो यहाँ का गौरव है, यहाँ की संस्कृति है, उसको बचाने का काम, यहाँ के युवाओं के उज्जवल भविष्य का काम, यहाँ की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम, और हर तरफ चौतरफा विकास, चाहे शहर है चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, हमने छत्तीसगढ़ के विकास का काम करना है, और यही काम हम करते रहेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व का, खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, सबका हमें उनका मार्गदर्शन है, और हम ये काम करते रहेंगे। आप लोगों ने नारा दिया है अब की बार 75 पार, 90 टिकट आपके अनाउंस हो गए, सारे फेस आपके रिवेल हो गए। कहाँ देखते अपने उस टारगेट को? 75+ की जो बात आप लोग का टारगेट है, देखो फेस, जब कुछ बदलाव आता है
तो कुछ निराशा होती है, कुछ नाराज़गी होती है, लेकिन उसको सबको हम अपना, क्योंकि घर परिवार के लोग हैं, सबको हम ठीक कर रहे हैं। बहुत से ठीक हो गए, 2-4 जो बचे हैं उनको भी हम प्यार से समझा बुझा कर ठीक कर लेंगे। कहाँ तक पहुंचेंगे 75 प्लस के बाद? बिल्कुल 75 प्लस हो जाएगा। जी जी। अच्छा, एक सवाल ये है कि हालांकि बीजेपी का इंटरनल मैटर है, बट आपसे सवाल पूछना लाजमी है। बीजेपी ने अपने सारे बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया। 2003 में जो विधायक थे उन्हें 2023 में टिकट दे दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री से लेके पूर्व सांसद से लेके सारे जो बड़े उनके चेहरे सबको चुनावी मैदान में उतार दिया गया। क्यों ऐसा? एक तो यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, जैसा आपने कहा है, तो उनका अंदरूनी मामला, लेकिन एक तो कोई इनके पास ऐसे चेहरा भी नज़र नहीं आता। खुद जैसे डॉक्टर रमन सिंह जी सीनियर नेता रहे, लेकिन आज के दिन उनका भी ज़मीनी प्रभाव खत्म हो चुका है। खुद भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया, और दूसरे भी जो नेता हैं जो पुराने हैं, ऐसा लगता है कि मजबूरन उन्हें उतारा जा रहा है। नए लोगों पर ये रख नहीं पा रहे हैं, किसी को कहीं से ले रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ऐसी बातें दिख रही हैं। तो अब ना इनके पास ज़मीन है, ना इनके पास उम्मीदवार हैं। अब राजनीति अपने अंदर की इनकी बात है, तो लेकिन बाहर उजागर हो रही है, इनकी कमजोरी नजर आ रही है। एक आखिरी सवाल है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूं। चर्चा इस बात की हो रही है कि छत्तीसगढ़ का पहला सीएम एसटी अजीत जोगी जी सीएम बने, एसटी कोटे से बने, उनकी जाति पे विवाद नहीं हुआ। होता। उनकी जाति पे विवाद हुआ। सेकंड सीएम बने जनरल कैटेगरी से, थर्ड सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी से। अब चर्चा हो रही है कि अगला सीएम एससी से होगा। देखो, ऐसे कैटेगरी इस तरह से नहीं होती। हाईकमान फैसला करता है। जब हमारे विधायक बनते हैं तो उसके बाद कौन हमारा सीएम होगा, ये हाईकमान का फैसला होता है। और कौन सी बातें सोचकर समझकर हाईकमान फैसला करते हैं, ये उनका अख्तियार होता है। इसमें ये कोई नहीं होता हमारा कहीं भी किसी राज्य में कि किसका क्या कोटा है। ये फैसला राजनीतिक हाईकमान करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया मैडम हमें समय देने के लिए। आपको बहुत शुभकामनाएं हैं चुनाव के लिए। मैं कहूँगी कि कोई भी हो सकता है। जब अलग अलग राज्यों में आप देखते हैं, केवल छत्तीसगढ़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन पूरे देश में आप देखते हैं कि हाईकमान फैसला किस पर कहाँ क्या करता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैडम। हमारे साथ कुमारी शैलजा थी। इन्होंने बेबाकी से कांग्रेस की न केवल रणनीति बल्कि तमाम उन सवालों के जवाब दिए जो आज की राजनीति में, आज के समय में बेहद ही लाजमी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।